अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दिया और उसके बाद एक और खबर आई कि इमरान खान साइफर केस के अंदर ऑलरेडी गिरफ्तार है, लिहाजा कल 30 अगस्त को अब उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। और उसके बाद अब तहरीरी फैसला भी आ चुका है। क्या इस तहरीरी फैसले से इमरान खान का कोई फायदा होने जा रहा है या तहरीरी फैसले ने इमरान खान को का नुकसान किया है? ये बड़ा अहम मामला है क्योंकि सम टाइम मिठाइयाँ तकसीम हो जाती हैं। ये पीटीआई के साथ भी होता है, नून लीग के साथ भी होता है। मिठाइयाँ खा लेते हैं, भंगड़े डाल लेते हैं, जब रिटर्न फैसला आता है तो पता चलता है कि ये सारी ही बर्बाद हो चुकी हैं। इस समय जो भी आपके ज़हन में सवालात हैं कि खान को कैसे गिरफ्तार कर लिया गया, अदालत में पेश करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि बिना पेश किए बगैर आप रिमांड नहीं ले सकते। ये सारी चीजें वसीम मलिक साहब जी सहाफी हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, इनसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मलिक साहब, तहरीरी फैसला आ चुका है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, तहरीरी फैसले में बस सिर्फ वजूहात रीजनिंग बताई जाती हैं कि वो जो शॉर्ट या जो मुख्तसर सा फैसला सुनाया जाता है। और आज जो मुख्तसर फैसला सुनाया गया उसमें आपने भी अपने नाज़रीन को बताया होगा कि 1 लाख रुपए मचल के ज़मानत और सज़ा मुअत्तल। तो अब तफसीली फैसले में जो उन्होंने वजूहात बयान की हैं उसमें उन्होंने कुछ सुप्रीम कोर्ट के केसेस का हवाला दिया और एक बार हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक साहब ने तफसीली फैसले में ये भी बता दिया कि मैं किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर या सुप्रीम कोर्ट की उस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर फैसला नहीं दे रहा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया था कि सजा मुअत्तली या जमानत ये हाई कोर्ट की सवाबदीद है, लिहाजा हम हाई कोर्ट हैं और ये हमारी सवाबदीद है। और क्योंकि जो एक सेंटेंस थी वो 3 साल की थी तो बहुत कम सेंटेंस थी और उसी शॉर्ट सेंटेंस की बुनियाद पर उन्होंने कहा कि ये मुल्जिम का बुनियादी हक है कि उन्हें ज़मानत भी दी जाए और उनकी सज़ा मुअत्तल भी की जाए। तो कोई बहुत ज़्यादा डिटेल रीजनिंग में वो नहीं गए, इसी हवाले से उन्होंने कुछ चंद गुजारिशात लिखी हैं उसमें। तो क्या लगता है कि ये आगे लॉन्ग टर्म में जाके इमरान खान को हर्ट करेगा या इमरान खान अब बच जाएंगे? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मिठाइयाँ खानी चाहिए और ये उनकी फतह है। ये ऐसे हालात में देखिए, मैं अभी आपसे भी डिस्कशन हो रही थी कि एक ऐसा मुकदमा था जिसके ऊपर पूरी रियासती मशीनरी ने जोर लगाया, दिन रात। आप देखिए कि किस तरह जजेस तब्दील किए गए और उसके साथ साथ हुमायूं दिलावर साहब को लाया गया, किस तरह आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई, ड्यू प्रोसेस की धज्जियां उड़ाई गई और एक ऐसा आर्डर लिखा गया जो पाकिस्तान की क्या दुनिया की फौजदारी तारीख का एक अनोखा आर्डर था। और वो आर्डर 25 दिन तक भी फील्ड में बरकरार नहीं रह पाया। यानी देखिए, 5 अगस्त को वो फैसला सुनाया गया, 5 अगस्त को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया और आज 29 अगस्त है। तो 25 दिन, सिर्फ 25 दिन वो फैसला फील्ड में रहा और उसी फैसले की वजह से सिर्फ 25 दिन इमरान खान जेल में रहे। देखिए, अब दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी वो तो हम उस सूरत हाल पे भी आते हैं, मगर सिर्फ तोशा खाना पे 25 दिन रियासत जेल में रख सकी है। और इस सारी घुटनज़दा माहौल में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं, तो उन्होंने रिलीफ लिया है और ये रिलीफ इमरान खान का हक बनता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुश होना चाहिए क्योंकि वाहिद, देखिए 200 से ज़ायद मुकदमात हैं और वाहिद एक ऐसा केस था जो मंतकी अंजाम तक पहुंचा था या पहुंचाया गया था या जिस तरीके से पहुंचाया गया था। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखसूस इमरान खान की आज बहुत बड़ी जीत है। अच्छा मलिक साहब, 25 दिन आपने कहा, रियासत ने वो भी ना, ये अदालत हो गई, हाई कोर्ट होगी, आप तो हर रोज कवर करते हैं, वो भी अपना मैक्सिमम जोर लगा के 25 दिन भी जो अंदर रखा है ना, कभी आमिर फारूक साहब बीमार हो जाते थे, कभी रुखसत पे चले जाते थे, पिटीशन उन्होंने 14 दिन के बाद टेकअप की, मैक्सिमम उसको प्रोलॉन्ग करने की कोशिश की, फिर फैसला महफूज करके अगले दिन जो है वो सारा डिले करके 25 दिन रख सके। अच्छा, आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि फैसले के अंदर आमिर फारूक साहब ने लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर में आके ये फैसला नहीं दिया गया। हालांकि आज जब फैसला आता ही गया ना तो साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट वो कर दिया कि गुड टू सी यू से वो आगे पता नहीं क्या उन्होंने तनकीद की हुई थी। अता तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सहाफियों को आज बिरयानी बांटी गई है, ये बड़ी अहम बात है। और उसके बाद हैरान कुन तौर पे फरदौस आशिक अवान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और सारा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की गई और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर में आके हाई कोर्ट ने ये बड़ा जुल्म कर दिया, गलत फैसला दिया है। अच्छा देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। अब मेरे नज़दीक भी पाकिस्तान की 75 साल अगर अदालती तारीख देखूं तो जो भी ज़ेर एहताब सियासी रहनुमा होता है उसे अगर अदालत से कोई रिलीफ मिलना होता है तो उस वक्त
موجودہ لمحہ موجود میں اس کے پنڈی سے تعلقات دیکھے جاتے ہیں, اس کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات دیکھے جاتے ہیں. چیف جسٹس عمر عطا بندیال ماضی میں رہے ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کے حامی جج, اور انہوں نے کبھی اسٹیبلشمنٹ کو تنگ نہیں کیا, مگر جب سے انہوں نے انتخابات کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا تھا, انتخابات کے حوالے سے پریشر میں نہیں آئے تھے, اور وہ اب فیصلہ لکھا جا چکا, تاریخ بن چکی, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوئی نہیں ہوئی, وہ بندیال صاحب کے اوپر ایک پوری, ہم نے بھی چارج شیٹ پوری ان کے اوپر پیش کیا کہ وہ کس طرح کمپرومائز بعد میں ہو گئے بقول ہمارے. تو اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے خلاف یہ ساری باتیں کی جا سکتی ہیں, تو دوسری طرف جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے خلاف کوئی باتیں کی جاتی ہیں تو پھر پورا میڈیا اس کے اوپر اپنے پھیپڑے کا زور لگا کے کہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جی جج عامر فاروق کے خلاف یہ ٹرینڈ بنا دیا, پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا. تو گویا یوں گمان ہوتا ہے کہ جس طرح میں اب سپریم کورٹ کور کرتا ہوں تو میں سپریم کورٹ نہیں جاتا, میں کسی یوٹیلیٹی اسٹور جاتا ہوں, اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال سپریم کورٹ کے یا ملک کی سب سے بڑی آئینی عدالت کے جج یا چیف جسٹس یا سربراہ نہیں ہے, وہ کسی یوٹیلیٹی اسٹور کے سربراہ ہیں. تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اسی جج سے ریلیف پاکستان تحریک انصاف کو ملا, عامر فاروق صاحب سے. میں ماضی کے عامر فاروق صاحب کے ایسے کئی درجنوں فیصلے فنگر ٹپ پہ آپ کو گنوا سکتا ہوں جن میں تعصب نظر آیا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف, مگر آپ نے سسٹم میں رہ کر سسٹم سے جنگ کرنی ہے, سسٹم میں رہ کر ہی آپ نے کچھ اپنے حق کے لیے لڑنا ہے اور اپنے حق لیے حاصل کرنا ہے. تو وہی عامر فاروق صاحب تھے. تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی تھوڑے جو لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں انہیں بھی دیکھنا چاہیے. اچھا ملک صاحب, بڑے بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں. میں یہ گروپس کے اندر بھی کافی جو ابھی میں ریسرچ کر رہا تھا تو میرے سامنے کافی چیزیں آ گئیں, سپریم کورٹ کی چیزیں آ گئیں کہ آپ کسی کو پہلے گرفتار کرتے ہیں, گرفتار کرنے سے پہلے آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ چارج ہے, یہ ایف آئی آر ہے, آپ کو گرفتار کرنے لگے ہیں, گرفتار اس کی جب ہو جاتا ہے عدالت کے اندر پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ریمانڈ لیتے ہیں. اس سمیت بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. الگ بات ہے کہ آج بشرا بی بی کی بھی عمران خان سے ملاقات ہوئی, ان کی دونوں بہنوں کی بھی ملاقات ہو گئی, کچھ جشن منانے مٹھائی بانٹنے گئے ہوئے تھے اٹک جیل کے باہر کارکن, ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. لیکن یہ والا جو اسپیسیفک میٹر ہے کہ عمران خان کو یعنی وہ جیل سے نکلے ہی نہیں ہیں ابھی تو, اور پہلے ہی ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے, اور گرفتاری بھی 15 اگست کی ڈالی گئی ہے. یہ سارا معاملہ کیسے ہو گیا؟ اچھا, سب سے پہلے نا آج کے فیصلے کے اوپر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں, بڑا زبردست سوال ہے. مگر اس سے پہلے نا میں خود دیکھ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کے کچھ لوگ ہیں, سوشل میڈیا کا بڑا استعمال کرنے کا انہوں نے شوق ہے, انہوں نے آ کے فیصلے کی غلط انٹرپریٹیشن شروع کر دی ہے. دیکھیے عمران خان کی جو آج سزا ہے وہ معطل ہوئی ہے, یعنی سزا اوریجنل ججمنٹ برقرار ہے. عمران خان کی 3 سال کی سزا, 5 سال کی نااہلی. ملک صاحب اس موضوع پہ ہم ان کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں یہ میں پہلے بھی ویڈیوز کے اندر ناظرین کو بتاتا ہوں کہ یہ ٹک ٹاکر ہیں, یہ مراسی ہیں, یہ وکیل نہیں ہیں. لطیف خوسا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, عمران خان کا کیس لڑ رہے ہیں. ایک پروفیشنل وکیل خواجہ حارث کسی بھی جماعت سے تعلق نہیں, انہوں نے لڑا ہے, ان کا کوئی کردار نہیں ہے. یہ ٹک ٹاکر ہیں, یہ اپنی مشہوری کے لیے آتے ہیں, ان کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فیصلہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ دیکھیے عمران خان کی نااہلی ختم ہو گئی ہے. عمران خان کی نااہلی قطعاً ختم نہیں ہوئی. عمران خان کی 3 سال کی سزا برقرار ہے. عمران خان کے اوپر جو جرمانہ تھا اور 5 سال کی نااہلی تھی وہ برقرار ہے. سسپینشن آف سینٹینس ہوا ہے, یعنی حکم امتناع آ گیا ہے, یعنی آسان الفاظ میں اس سزا کے اوپر سٹے لگ گیا ہے. اب جو مین اپیل ہے وہ ابھی سنی جانی ہے. یہ مقدمہ کسی دوسری ٹرائل کورٹ میں دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا. عمران خان اس مقدمے میں ضمانت پر ہوں گے, سزا معطل رہے گی. مین اپیل سنی جائے گی میرٹس کے اوپر ریزننگ کے ساتھ, اور وہ تقریباً 1 سے 1.5 سال کا عرصہ لگتا ہے, اور اس کے بعد پھر جا کر عدالت کسی نتیجے پہ پہنچے گی. اور جس طرح کا یہ کیس تھا, جس طرح کا یہ ٹرائل تھا, یہ سزا کالعدم ہونی ہے, مگر اس کے لیے پورا ایک ڈیو پروسیس فالو کرنا پڑے گا. ابھی تک عمران خان توشہ خانہ کے مقدمے میں ضمانت پر ہیں, سزا معطل ہو چکی ہے, مگر وہ اہل نہیں ہوئے. تو یہ کچھ چیزیں تھی جو میں سمجھتا تھا کہ سائفر پہ آ جائے. سائفر والا بڑا متنازع معاملہ ہے نا جی. پہلے تو چلو سائفر کو بنا وہ چھوڑ دے کہ سائفر تھا, سائفر ہے, بہت سارے صحافیوں نے بھی اس پہ وہ کچے ماری, لیکن ابھی وہ بل جو ہے نا, وہ قانون جو بنا ہے سائفر جس وجہ سے سیکریٹ ایکٹ والا, وہ خود متنازع ہے, صدر نے سگنیچر نہیں کی ہوئے, اور اس کے بعد ایک اور متنازع چیز سامنے آ گئی, وہ اس پہ ذرا. اچھا دیکھیے, آج جو ابو الحسنات ہیں, جج ہیں خصوصی عدالت کے, جن کے پاس وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں, ان کا کیس لگا ہوا ہے, وہ آلریڈی فزیکل ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے ہیں. تو اسی مقدمے میں 15 اگست کو یہ مقدمہ, یہ ایف آئی آر کا اندراج ہوتا ہے, اور یہ جج پہلے سے ہی اٹک جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو لکھ کے دیتے ہیں کہ میری طرف سے, یعنی عدالت کی طرف سے جو ملزم عمران خان ہے, اکیوزڈ عمران خان ہے, وہ جوڈیشل ریمانڈ پر ہے. آپ نے سپریم کورٹ کے جن کیسز کا حوالہ دیا, حقیقتاً ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کسی ملزم کو گرفتار کیا جاتا ہے تو متعلقہ عدالت میں 24 گھنٹے
के अंदर अंदर प्रोड्यूस करना होता है, पेश करना होता है और रिमांड लिया जाता है। तो ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का, क्योंकि इस वक्त आइन और कानून हर शख्स या बल्कि हमारे जो रियासती इदारे हैं बदकिस्मती से वो अपने हाथों से अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक उसे मॉडिफाई कर लेते हैं। तो ये भी एक पहली बार हुआ। हमेशा ऐसा होता है कि पहले जिस्मानी रिमांड होता है फिर जाकर फिजिकल रिमांड होता है। इस बार क्या किया जज साहब ने कि इमरान खान को पहले ही फिजिकल रिमांड के ऊपर रखा हुआ था, क्योंकि उन्हें पता था कि यहां सजा सस्पेंड हो जानी है, अपील बड़ी मजबूत है। तो उस पे अब क्या होगा आगे वो मैं आपको बता देता हूं। अब आगे ये होगा कि कल 30 है, कल उन्हें बुलाया गया है। अब कल वो फिजिकल रिमांड के ऊपर होंगे। जब वो फिजिकल रिमांड के ऊपर होंगे तो जो वुकला हैं वो जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर एक और बड़ी दिलचस्प चीज है, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुकला इमरान खान की जमानत अप्लाई करेंगे तो दूसरी तरफ FIA कहेगी कि अब तक मुलजिम जो था वो तो अटक जेल में था, हमने कोई तहकीकात नहीं की, हमें रिमांड ही नहीं मिला। तो मुमकिना तौर पर कल के रोज FIA इमरान खान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। की 3 रुकनी टीम ना पहले जाके मिल चुकी है अटक जेल के अंदर, मिल चुकी है, लेकिन अब तक तफ्तीश में क्या हुआ देखिए। अटक जेल में जब मिलते हैं, जेल में तो तफ्तीश होती रहती है, वो फिजिकल रिमांड के बाद भी होती है, मगर यहां पर मामला है फिजिकल रिमांड और जुडिशियल रिमांड का। इमरान खान अभी तक फिजिकल रिमांड पे FIA के हवाले नहीं हुए। कल FIA खसूसी अदालत के सामने इल्तिजा करेगी कि हमें इमरान खान का फिजिकल रिमांड चाहिए। और मैं देख रहा हूं कि एक मरतबा 2-3 दिन का 3-4 सारे प्रोसेस को मिलाकर मुझे इमरान खान 8 से 10 या 12 रोज के लिए फिजिकल रिमांड के ऊपर FIA के हवाले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर जाकर इमरान खान किसी इस मुकदमे में जुडिशल होंगे एक बार फिर से। जब जुडिशल होंगे फिर जमानत मिलेगी, लेकिन जब जमानत मिलेगी मैं सारी कैलकुलेशन करता हूं तो फिर मुझे याद आता है अलकादर ट्रस्ट केस। अलकादर ट्रस्ट केस में गिरफ्तारी डाली जाएगी। वो अलकादर ट्रस्ट केस थोड़ा लंबा है, क्योंकि आपको याद होगा अलवी साहब हज पे गए हुए थे और एक्टिंग प्रेसिडेंट से जो हमारे चेयरमैन सेनेट है, अलवी साहब की आमद से 2 घंटे कबल ही उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला था। उन्होंने कहा था कि अब जो नैब का रिमांड है वो पहले 14 दिन का था, उसे बढ़ाकर 30 दिन का कर दिया। अब ये देखिए कि जो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आता है उसकी जो मुद्दत होती है वो कम बेशी 120 दिन होती है। 120 दिन के बाद किसी पार्लियामेंट से उसे कानून के लिए पेश करना होता है। पार्लियामेंट कोई है नहीं, वो वन टाइम बनाया गया था, इमरान खान के लिए बनाया गया था। इस सारे केस में जब इमरान खान साइफर के मुकदमे में जमानत लेंगे, उनकी जमानत करीब होगी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा अलकादर ट्रस्ट केस में। अलकादर ट्रस्ट केस में फिर वो 1 महीना पूरा नैब के पास रिमांड में रहेंगे। वो जब नैब का रिमांड 1 महीने का खत्म होगा फिर जाकर कहीं वो जुडिशल होंगे, फिर उनकी बेल होगी। कट द स्टोरी शॉर्ट, इमरान खान के लिए वाज़े फतह आज है, मगर अगले इन केसेस में इमरान खान मजीद 2 से 2.5 महीने कभी FIA, कभी पुलिस, कभी नैब के हवाले, तो वो बाहर नहीं आने लगे। 2-3 महीने बाद जाकर जब ये केसेस मैच्योर होंगे तो अल्टीमेटली उन्हें रिलीफ मिलेगा। चले मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सुन लिया, देख लिया जो खान के साथ जिस केस में गिरफ्तार किया गया है कि सदर ने उन कवानीन पर सिग्नेचर ही नहीं किए थे और वो एक मुतराजा सा गजट नोटिफिकेशन आ गया और उस गजट नोटिफिकेशन को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर कर दी गई है, उसको चैलेंज कर दिया गया। लेकिन उसी मुतराजा कानून साजी के नतीजे में अदालत बन गई। वो साइफर वाला मामला, बहुत सारे मैंने डिप्लोमेट्स को सुना, वो कहते हैं कि साइफर कोई नेशनल सीक्रेट एक्ट उस पर अप्लाई नहीं होता। साइफर जब खुल जाता है उसके बाद उसके आगे फिर वो कोई राज नहीं रहता। बहरहाल जी, एक तरफ मलिक साहब ने आपको बता दिया कि मुमकिन तौर पे ऐसा हो सकता है। एक दूसरी भी कुछ खबरें हैं कि इमरान खान की पहले भी जेल में कुछ मुलाकातें हुई हैं और आज और इन दिनों में आज भी ज्यादातर चांसेस है कुछ जेल के अंदर मुलाकातें हो सकती हैं। एक तो उनकी अपनी फैमिली के साथ मुलाकातें हुई ना, बुशरा बीबी से 2 बहनों से, कुछ दीगर मुलाकातें भी हो सकती हैं। और अगर वो मुलाकातें पॉजिटिव रहती हैं तो हो सकता है ये जो सारा सिनेरियो जो के सामने नजर आ रहा है, जो मलिक साहब ने बताया, हो सकता है ये चेंज हो जाए और फिर जो है वो बाजी किसी और तरफ पलट जाए। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।